स्ट्रेस डोज ओपिएट, स्ट्रेस डोज ओपिएट। एक मिनट। हेलो, स्ट्रेस डोज ओपिएट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेस डोज ओपियोइड्स। ओपिएट, सॉरी पार्डन, स्ट्रेस डोज स्टीरॉइड्स। सर ये कंफर्म तो मैं नहीं वो बता सकती, लेकिन सर ये अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली स्टेरॉइड्स ले रहा हो और जो है तो उन पेशेंट में जो हमें मैंडेटरी देना पड़ता है सर, सर आप बताओ उसे प्लीज। कहेंगे अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दो अगर वो आप दे सकती हो। व्हाट आर पेरी ऑपरेटिव एंड आईसीयू यूज ऑफ स्टीरॉइड्स? उसमें सर आईसीयू में जो हम यूज करते हैं उसमें सर डेक्सामेथासोन यूज करते हैं, और इसके अलावा जो है तो सोलिकोटिफ वो यूज करते हैं, सवाल क्या और पूछा इसके मैंने? अलावा सर ग्लिको। इन विच कंडीशंस स्टीरॉइड्स आर बीइंग यूज्ड, ये क्वेश्चन है। सर इसमें सर कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, कुछ एक्टिव सर कंडीशंस को ऑटोइम्यून सप्रेस करने के डिजीज लिए। होती हैं जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें स्टेरॉइड्स यूज होते हैं सर। ल्यूकीमिया में। आवाज आ रही है सर? जी अब जैनब आप शेयर कर सकती हो मेरे ख्याल स्क्रीन। जी सर, हो गया। देखें मेरी बात सुनिए, ये इस क्वेश्चन को कर देते हैं जितनी देर में जैनब उसको सेटअप कर रही है। देखें, स्टीरॉइड्स एनाफाइलैक्सिस में नहीं देते। स्टीरॉइड जो है वो क्या उसको कहते हैं, ब्रोंकोस्पैज्म में देते हैं। स्टीरॉइड पीओएनवी के मैनेजमेंट के लिए देते हैं। स्टीरॉइड जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देते हैं। स्टीरॉइड अगर पेशेंट को डिपेंडेंट है स्टीरॉइड पे तो उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे जो स्ट्रेस डोज ओपिएट जो है उसमें देते हैं। स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे लेरेंजियल एडिमा में देते हैं, ठीक है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई, काफी सारी पॉइंट्स हो गए इसमें, ठीक है। सवाल को पहले सोचा करो ना, इसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद बोलो। और डिफरेंट स्टीरॉइड की इक्विपोटेंट डोजेस पता है? नहीं सर, वो ये आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कब याद सर करें? ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ। 4 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामेथासोन इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम ऑफ सोलिकोटिफ। सर ये शायद मुझे बस एक शायद याद है। अगर गलत याद है तो छोड़ दो। जीशान आपको याद है? So 1 milligram dexamethasone is equal to 5 milligrams of methylprednisolone. 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन नहीं होता, वो 0.75 होता है। Okay. ये चले बहरहाल, ये क्योंकि रट्टे वाली चीज है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। फिर आपने स्टीरॉइड कैसे रिप्लेस करना है, ये कई दफा न्यूमरस टाइम हम अपनी डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं कि आपने कितनी आपने डोज देनी है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्जरी। आपने उसमें एक आपने बोलस डोज देनी है, फिर उसके बाद आपने अगर मॉडरेट टू सीवियर रिस्क है तो आपने 24 to 48 आवर्स
आपने 100 मिलीग्राम 8 आवरली आपने देना है उसको, ठीक है। 25 मिलीग्राम एट टाइम ऑफ इंडक्शन देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्टीरॉयड का जो यूज है उसके अंदर एक आपका जो सेप्सिस के अंदर देते हैं स्टीरॉयड। देखिए स्टीरॉयड जो है ना वो आपका एक ट्रम्प कार्ड है, और अगर एक एनेस्थेटिस्ट को स्टीरॉयड के यूज भी बताने नहीं आते ना तो वो उसको सीरियसली सोचना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जिस दिन से पिछले 1.5 महीने से मैं ये मुस्तकिल कह रहा हूँ, 2 महीने से, कि भाई ये क्वेश्चन आपको स्मोकिंग का ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, वो कहीं ना कहीं जिक्र आ जाएगा, स्टीरॉयड का कहीं ना कहीं जिक्र आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस के आंसर टिप्स पे होने चाहिए। चलो ज़ैनब बिस्मिल्लाह करो, ये इसको कंप्लीट करें, फिर इनसे मैं वाइवे वालों से सिनेरियो पूछूंगा, इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने जो है ना वो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन पर थे। तो उसमें जो है वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, फेंटिंग, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, एडीमा इन द लेग्स, और ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस की भी आती है, बिकॉज जो पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एल्ब्यूमिन लेवल्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे अगर थोड़ा सा 3 लाउड ग्राम बोलो ज़ैनब, थोड़ा सा लाउड बोलो और थोड़ा सा स्लो बोलो, ठीक है। थोड़ा सा लाउड बोलो, चलो लाउड से ही काम चल जाएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो इस पे डिपेंड करती हैं, बिकॉज एल्ब्यूमिन लेवल्स अगर आपके 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होंगे तो इट विल इंक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, इसको इसके अलावा एक्सप्लेन करो न्यूट्रिशन, कैसे, ये क्या वजह होती है एल्ब्यूमिन से, एल्ब्यूमिन कम होने की एडीमा वजह कॉज से? करें नहीं, वजह क्या होती है? एल्ब्यूमिन इज डिटरमिनेंट फॉर व्हाट? फॉर एडीमा सर। ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसके अलावा सर स्पेंडिंग होती है, इम्यूनिटी उसकी वजह प्रोवाइड से करता है। एडीमा के रिस्क इंक्रीज कर जाएंगे। अच्छा हाँ, देखो, जो होता है ना टिश्यू लेवल पे, अगर जो चेंज टिश्यू डायनामिक्स में होती है तो एक ऑनकोटिक प्रेशर होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो है उसकी वजह से टिश्यू जो आपकी जो कैपिलरी डायनामिक्स होती है ना वो उसमें होती है। अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा ना तो यानी कि आप समझ लें कि वो को फोर्स के जो वेसल्स में रख रही है वो अगर कम हो गई है ना तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वो फ्लूइड बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कोरिलेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चले शाबाश आगे। उसके बाद हमारी मेट स्कोरिंग आएगी, वो भी हम उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे उसके मेट स्कोरिंग करेंगे। ये भी हमारी पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट करेंगी। मेट स्कोरिंग सबको पता है, इफ रिवाइज कर दूं या आगे चलूं? बोल दे। इसमें मेट्स जो होती है वो हमारा टोटल 1 मेट, वैसे मेट्स जो होती है वो तो अप्रोक्सीमेशन होती है, दैट मीन्स ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग द पेशेंट्स एबिलिटी टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल डिमांड ऑफ द बॉडी और टिश्यूज। तो इसमें ये होता है टोटल 1 मेट 3.5 ml per kg per minute होता है, दैट इज द बेसल रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ 40 years old 70 kg मैन एट रेस्ट। तो 3 मेट्स अगर हम स्कोर करेंगे तो वो लाइट हाउस होल्ड वर्क्स पे अगर डिस्निया होता है दैट इज 3 मेट्स, और अगर क्लाइंबिंग ऑफ 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स पे 4 और शॉर्ट रन पे 6 और पे स्ट्रेनस पे 10 है। अगर 4 मेट से कम हो तो पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस और हाई रिस्क ऑफ इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियोवास्कुलर या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक, उसके बाद हमारे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन में भी यही 4 पार्ट्स होते हैं, इसके भी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्योंकि ये इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। इंस्पेक्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा जरा सा डिटेल बता दो जो आपने पढ़ी, ठीक है। इनमें से ज्यादातर चीजें मैं बता चुका हूँ लेकिन आप इसको रिपीट कर दो। सीबीसी अभी डिस्कस हो रहा था, वो एओसिनोफिलिया, और वो जो आपने डिस्कस किया था काउंट ऑफ सेल्स, जनरल ब्लड सेल्स काउंट ज्यादा हो जाता है। दूसरा पीक रेस्पिरेटरी फ्लो रेट, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है ना ये पेशेंट जो है वो फुली एक्सपायर करता है फ्लो मीटर के अंदर और फिर उसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो अगर तो ये आउट ऑफ 400 लीटर्स पर मिनट होना ऑन एवरेज ऑफ, इसमें भी एज के डिपेंडेंट डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। तो 400 ऑन एवरेज अगर है तो वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है तो एक्सपायरेशन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कम होती है तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक। उसके बाद हमारा स्पायरोमेट्री आती है।
अच्छा, स्पायरोमेट्री के अंदर स्पायरोमेट्री हमारा और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बेसिकली एक ही चीज है। स्पायरोमेट्री जो है वो उसको प्रॉपर एक सिस्टम में मशीन के जरिए किया जाता है, और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट जो है ना एक बेड साइड एक गैजेट होता है जिसके जरिए जो है ना आप सिवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन जितनी हुई है। ठीक है, ये उसका ये यही सीओपीडी में भी है, यही अस्थमा में भी है। अगर आप ये इसकी, क्योंकि हम इस वक्त हम क्रॉस सेक्शनल पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें टच करते जाएंगे, आपको टेस्ट देते जाएंगे कि हर डिजीज के अंदर क्या क्या। तो इसको एक्यूट सीवियर एस्थमा और लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा में डिफरेंशिएट करने के लिए जो क्लिनिकल फीचर्स के अलावा एक जो चीज होगी वो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होगी। और इसी तरीके से पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट से ट्रीटमेंट की जो है ना आपका रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी है। तो ये स्पायरोमेट्री जो है वो एक मशीन के जरिए होता है, उसमें वो पेशेंट ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है और एक प्रिंटेड फॉर्म में आ जाता है। स्पायरोमेट्री जो है ना उसमें कुछ पैरामीटर ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं ज़ैनब वो बता दो। FEV1 FEC हम फाइंड करते हैं, और FEV1 पे FEC रेशियो होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है कि उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं बट इज इट ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज की वही होती है कि नॉर्मल 70% तो हमारा नॉर्मल FEV1 पे FEC होता है, लेकिन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में FEV1 पे FEC कम हो जाता है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन पर अच्छा, सेकंड इसको थोड़ा सा आप स्लोली एक्सप्लेन कर दो। देखो, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लियन के अंदर ज्यादा इफेक्ट किस पे होता है? एक्सपायरेशन पे इफेक्ट होता है। FEV1 जो है ना फर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसकी वजह से क्योंकि FEV1 रेशियो कम कम हो हो रहा है जाती तो है। रेशियो बाय FEC कम हो जाएगी। तो जो रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव में ये नॉर्मल ही रहता है, नॉर्मल क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर जो एक्सपायरेशन है उसमें वॉल्यूम कोई इफेक्ट नहीं होता, और हमारा नहीं, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और फंक्शनल कैपेसिटी दोनों की रेशियो सेम दोनों रहती है, जिस चीजें रेशियो इक्वली से कम हो जाती है, इस वजह से रेशियो इक्वली कम होती है, क्योंकि हाँ रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है ये तो कैपेसिटी कम हो जाती है। हाँ जी, नहीं देख, बेसिकली मैं आपको इसको थोड़े से, क्योंकि देखो मैं ना चीजों को सिंप्लीफाई करने का आदी हूँ, क्योंकि सिंपल चीज भूलती नहीं है। जो रिस्पायरेट जो है ना FEV1 वो बेसिकली एक्सपिरेटरी को ज्यादा डिफाइन कर रहा है, उसके अंदर इंस्पिरेटरी का तो कोई नहीं है ना। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव होती है ना यूजुअली वो एक्सपिरेटरी फ्लो की प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसके अंदर FEV1 पे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, FVC बल्कि उल्टा बढ़ सकती है। ठीक है, जो क्रॉनिक पेशेंट्स होंगे उनके अंदर FVC बढ़ सकती है। ठीक है, जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज पैटर्न होता है ना उसमें लंग बेचारे सूखने शुरू हो जाते हैं। तो सूखने शुरू हो जाएंगे तो FEV1 भी कम हो जाएगा और FVC भी कम हो जाएगा, और कई दफा जो है FVC ज्यादा कम होता है, तो इसलिए ये रेशियो या नॉर्मल होगी या बढ़ सकती है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव में ये कम होगी डेफिनेटली। ठीक है, ये इसकी समझने के लिए, अब समझ आ गई ना बात? जी सर। चलो शाबाश। FEV1 अगर 1000 ml से कम होती है, then it suggests a post-operative coughing और poor thought clearance है, या need for respiratory support following major थोड़ा सा ऊंचा है ना। FEV1 अगर हमारा 1000 ml से कम होता है ना, तो it suggests post-operative coughing होगी, poor throat clearance, which can lead to need for respiratory support following major surgery. बाकी अगर आपका एब्डोमिनल जो हाई रिस्क सर्जरीज या दूसरी जहाँ पर रूटीनली इसको ऐड करने की इतनी जरूरत नहीं होती until there is indication for it. बाकी अगर फंक्शनल एबिलिटी पेशेंट की इतनी नहीं है कि हम उसके बाकी टेस्ट एक्सरसाइज टॉलरेंस या कर सकते हैं, तो स्पायरोमेट्री इसमें हेल्प करती है। जी, इसके अंदर मैं दो बातें बता दूंगा और एक्स्ट्रा, कि इसमें MCQ में जो आता है ना क्वेश्चन, वो मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट का आता है कि वो एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है, तो बाकी सारे एफर्ट डिपेंडेंट होते हैं सिवाय मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट के। एक क्वेश्चन आता है। दूसरा, आपको जो नॉलेज इससे एक्स्ट्रा चाहिए होगी वो आपको थोरेसिक एनेस्थीसिया में चाहिए होगी, कि उसके अंदर वो लंग के जितने सेगमेंट्स निकालते हैं, ये हाई लेवल की बात है, सिर्फ गौर से सुन ले, जो जूनियर्स हैं जो वाइवे वाले हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उन जो है ये जितने सेगमेंट्स रह जाते हैं उसके अंदर प्रिडिक्टेड FE1 निकाली जाती है। ठीक है, जिससे उसमें मॉर्बिडिटी का पता चलता है, और देखते हैं कि क्या ये लंग रिसेक्शन हो भी सकती है या नहीं। ठीक है, वो एक खास नंबर से अगर वो कम हो जाएगी, नंबर मुझे याद नहीं है, अगर वो खास नंबर से कम हो जाएगी तो वो आप नहीं वो कर सकते, वो टॉलरेट नहीं करेगा पेशेंट। ठीक है, चलो शाबाश। फ्लो वॉल्यूम लूप्स। इसके बाद फ्लो वॉल्यूम लूप्स जो है ना वो इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग हमारा वेंटिलेटरी फंक्शन कैसे हैं।
और इसके अलावा सिविरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव और सिविरिटी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव डिजीज के बारे में पता लग सकता है, और असेसमेंट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक कॉजेस। तो इसके अंदर बस हमारा फ्लो, जो हमारी एयर का गैसेस का फ्लो, एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी, उसके अकॉर्डिंगली लूप्स बनते हैं और वो भी डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है या रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। और फिक्स भी हो सकती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये ना, इसको हम थोड़ा डिटेल से करेंगे। अब इसको मैं अभी के लिए आप समझ लें कि इसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव का भी पता चलता है, और फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो, एयर एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसका पता चलता है। ठीक है, तो इसकी जो ग्राफ्स है ना, वो फिजिक्स फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी फॉर एनेस्थेटिक्स की किताब में, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे। आज अगर अभी हम करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम चाहिए। ये इंशाल्लाह ये पेंडिंग है, ये इंशाल्लाह करेंगे जरूर। ठीक है, आगे चलो शाबाश। उसके बाद जो है ना, वो ट्रांसफर फैक्टर्स हैं जिसमें डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये होता है कि एक सिंगल ब्रेथ के अंदर पेशेंट को गैस इनहेल करवाते हैं जिसके अंदर 0.3% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और 10% हीलियम, दैट इज हेल्ड फॉर 20 सेकंड्स। और उसके बाद फिर जो है ना, वो उसके एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि इसमें डिफ्यूजन इनकी हो रही है कि नहीं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती हैं, इसके अंदर DLCO कम हो जाता है। बाकी जो कॉज, जैसे कि दूसरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लंग की कॉज हो सकती है, जैसे काइफोस्कोलियोसिस होता है, उसमें ये ठीक रहता है। तो हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, अगर DLCO कम है तो वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की वजह से है या कोई और कॉज है। उसमें बेसिकली कोई भी ये बेसिकली जो आपकी जो आपकी जो डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन है ना, वहां पर अगर किसी किस्म की भी डिस्टॉर्शन हो रही है, फ्लूइड आ गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, तो उनमें इसके अंदर जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा कि ये कहाँ पे होता है। बहरहाल ये थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक और इसमें है कि नॉर्मल वैल्यू इसकी 17 to 25 मिल्स पर मिनट पर मिलीमीटर मर्करी होती है। दिस इज आल्सो नॉर्मल वैल्यू। खैर, उसके बाद ABGs हैं। ABGs के अंदर दे डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है कि नहीं है। उसमें फिर वही PaCO2 अगर 45 से ज़्यादा हो तो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस या वेंटिलेटरी फेलियर की तरफ ये सजेस्ट करता है। और फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन PaO2 का वैल्यूज हमें ABG से पता लगती हैं। ये हमें फिर वेंटिलेशन के जो है ना फंक्शन ऑफ द लंग, उसमें हेल्प करते हैं। एसिडोसिस भी आप ABGs के बारे में मैं एक दो बातें बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। ABGs देख के ना, देखें बेसिकली ABGs एक पूरी एक लंबी कहानी है, लेकिन उसको अगर आप उसमें से बेसिक इंफॉर्मेशन लेना चाहें ना, तो आप ये देखेंगे कि कोई एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है। एक तो बात आप ये देखेंगे, फिर आप ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्सिवनेस को देखेंगे कि ट्रीटमेंट को पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, फॉर एनी रीजन, ट्रीटमेंट इन एनी वे, मैकेनिकल वेंटिलेशन की फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी आपने ABGs को देखना है, तो आप उसमें देखें कि बेसिक एक आपने पिक करना होगा कि इसमें हिस्ट्री के साथ कोरिलेशन के बगैर आप ABG को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आपको हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करेंगे तो सही आपको समझ आएगी कि कंपनसेशन हो रही है या नहीं हो रही। बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि कभी भी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो कंपनसेशन हमेशा लैग बिहाइंड करती है। अगर 100 प्रॉब्लम है ना, तो 80 हो जाएगी कंपनसेशन, 90 कंपनसेशन हो जाएगी, 100 नहीं होगी, 105 नहीं होगी। अगर वो 105 हो रही है या 100 भी हो रही है इवन, तो इसका मतलब है मिक्स्ड डिसऑर्डर है। ये पहला कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें। ठीक है, यूजुअली अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसकी मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उसकी रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी। ठीक है, यूजुअली रेस्पिरेटरी कंपनसेशन जल्दी होगी, जो मेटाबॉलिक कंपनसेशन है इट विल टेक टाइम। ठीक है, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के अंदर जो लिमिटेशन आ जाएगी कि अगर मिसाल के तौर पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की तो फिर कंपनसेशन ही होनी चाहिए कि मरीज सांस बंद कर ले ताकि उसके CO2 बढ़नी शुरू हो जाए, तो वो एक लिमिटेशन आ जाएगी इसके अंदर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ABG को समझने के लिए आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें कि पहला क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल है पेशेंट या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखें कि कंपनसेट हो रही है या नहीं हो रही, तो ये होंगे। और अगर ओवर कंपनसेशन हो रही है तो वो मिक्स्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, फॉर द एट द मोमेंट आप ABGs के बारे में ये ज़हन में रखें। PO2 देखेंगे आप, PCO2 देखेंगे, pH देखेंगे, बाइकार्ब देखेंगे। ठीक है, ये इससे आपको मेन आपको मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी कंपोनेंट पता चलेगा। बाकी ABGs से आपको और भी बहुत सारी फाइंडिंग्स पता चलती हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का नंबर पता लगता है, आपको हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई ABGs पूछे तो अपने दिमाग को सिर्फ रेस्पिरेटरी चीजों की तरफ ना रखें, आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स, हीमोग्लोबिन तक भी लेकर आए। ठीक है, तो लैक्टेट भी आता है, उससे आपकी टिश्यू परफ्यूजन का भी पता चलता है।
तो उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो एबीजी से आपने ये सारी चीजें इंटरप्रेट करनी है, ठीक है, शाबाश, आगे चलो। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमारा जो है वो एज, अगर हमारी एज ज्यादा हो या आपके सिम्टम्स आ रहे हों, या फिर कोई पेशेंट जिसका कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, नोन पेशेंट हु इज अ नॉन केस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, तो उसकी हम एक्सरे करवाते हैं, या पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव अ हाई रिस्क सर्जरी, तो उसमें हमारे पास एक्सरे में फाइंडिंग्स आती हैं, कोई लंग पैथोलॉजी, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं, या उसमें कोई कैविटेशंस पता लगती हैं, या फिर कार्डियक साइज हम उसमें देखते हैं। तो ये और मतलब हार्ट की और लंग की पैथोलॉजीज पता लगती हैं। इसके अलावा ट्रॉमा जो भी एक्सरे के ऊपर हम वेरियस फाइंडिंग्स होती हैं। सर बताऊं सारी या आगे चलें? मोटी मोटी बता दो, एक मिनट। इसमें ना एक ज़हन में रखें, एक्सरे का भी मैं सिंपलीफाई ये है कि देखें, या तो लंग टिश्यू की कोई प्रॉब्लम होगी, या कोई बोनी पैथोलॉजी होगी, ठीक है, या हार्ट है ना, तो हार्ट और हार्ट से वेस्कुलेचर की प्रॉब्लम होगी, यूजुअली यही चीजें होंगी, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर आप इवेलुएट उसको कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो आपका कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स में आपकी आर्टिफैक्ट्स हैं या कोई लाइंस हैं, जब आपने एक्सरे को, ये आपके टोक्स के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी जो मेन जो उसमें होंगी कि रिस्पिरेटरी से सिस्टम से रिलेट, चेस्ट एक्सरे में जो है ना वो थोड़ा सा बता दो, एक्सरे में मेन क्या फाइंडिंग होता है। एक्सरे के अंदर हम अब एयरवे उसका देख सकते हैं, ट्रेकियल डेविएशन है, मेडिस्टेनल डेविएशन है, प्लूरल इफ्यूजन है, उसके अंदर न्यूमोथोरैक्स है, उसकी सारी फाइंडिंग्स होती हैं, उसकी जो लाइंस अप जो डिमार्केशन होती है प्लूरल इफ्यूजन में, न्यूमोथोरैक्स है या ट्रॉमा है, या फिर वन लंग है दूसरा लंग कोलैप्स्ड है, तो वो सारी फाइंडिंग्स उसके अकॉर्डिंग भी मिलती हैं। एयरवे, बोन्स, और उसके बाद कार्डियक, उसके बाद एंगल्स जो हमारे कार्डियोपल्मोनरी एंगल्स होते हैं वो, जी। और इसके अंदर ना आपने ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ये रखें कि आपने क्लिनिकली कोरिलेट करना है, ठीक है, आपने क्लिनिकली कोरिलेट करना है। या तो एयर ज्यादा आ गई है तो वो न्यूमोथोरैक्स है, फ्लूइड आ गया है तो वो प्लूरल इफ्यूजन है, इन्फेक्शन है तो वो निमोनिया है, लंग कोलैप्स हो गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, आपको मोटी मोटी फाइंडिंग्स यही पता चलेंगी, उनको आपने क्लिनिकली फिर आपने कोरिलेट करना होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज बता दें। चलो आगे चलो जरा। सीटी थॉरेक्स के अंदर सीटी में हम जो चीजें एक्सरे में मिस हो जाती हैं वो दे सकते हैं, जैसे मैस लीजन्स इन मेजर एयरवेज, या आपकी सिस्ट बुला, फाइंडिंग द एक्यूरेट साइज और उनकी लोकेशन, एक्सटेंट ऑफ डिजीज, या फिर लंग फाइब्रोसिस दैट इज नॉट विजिबल ऑन चेस्ट एक्सरे कैन बी बेटर सीन ऑन द सीटी स्कैन, एंटीरियर पोस्टीरियर न्यूमोथोरैक्स उसका वो भी हम देख सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको, उसके लिए स्पाइरल सीटी एक्सरे होता है। स्पाइरल के अंदर पल्मोनरी वेसल्स की, स्पाइरल सीटी चेस्ट के अंदर हम जो है ना वो पल्मोनरी वेसल्स की इमेजिंग करते हैं बाय वे ऑफ आईवी कंट्रास्ट मटेरियल्स, जिसमें एक कांस्टेंट रेट के ऊपर पेशेंट मूव करता है और उसके अंदर रेडियोग्राफिक सोर्स होता है जिसके अकॉर्डिंगली पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिटेक्ट होता है कि वो किस वेसल में कहाँ पर है। दिस इज ऑल आई रेड सर, इसको थोड़ा सा बता दें स्पाइरल सीटी थॉरेक्स को। मुझे यार ये तो भाई ये मेरी भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, अगर किसी को आता है तो बता दें। मैं इतना आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि जो कोई भी सीटी स्कैन या एमआरआई से जब आप देखते हैं ना, तो आपको बेसिकली जो एक्सरे में ना आपको 2 डायमेंशनल व्यू पता लगता है, इसके अंदर 3 डायमेंशनल व्यू आ जाता है, आप उसको क्रॉस सेक्शंस उसके देखते हैं, तो आपकी जो उसमें टिश्यू डायग्नोसिस जो है ना वो में हेल्प करता है। बाकी ये स्पाइरल सीटी, आई एम सॉरी, मुझे अगर किसी को पता है स्पाइरल सीटी का तो प्लीज बोल दें, ठीक है। जो वीक्यू स्कैन जी, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन में लाइक इसमें भी हम वेंटिलेशन और परफ्यूजन की एस्टिमेशन करते हैं किसी भी वजह से, अगर ये डिक्रीज्ड है या इफ देयर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। होता ये है बेसिकली कि हम इनहेल्ड और इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज करते हैं या रेडियो आइसोटोप्स, तो वो मेजर करते हैं ब्रीथिंग को और सर्कुलेशन को। ब्रीथिंग मतलब इनहेल किया तो उससे आपको वेंटिलेशन का आइडिया हो जाएगा, और जो आईवी किया सर्कुलेशन उससे आपको परफ्यूजन का आइडिया हो जाएगा इन ऑल द एरियाज ऑफ द लंग्स। तो उससे हम जो है ना वो वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन से फाइंड करते हैं कि किस रीजन पे वेंटिलेशन है या परफ्यूजन है, डिपेंडिंग उसका फाइब्रोस्ट होगा तो ऑब्वियसली उसमें कम होगी, तो वो सारा इसमें लगता है। और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उसमें भी ये कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी उसके बाद एक्सरसाइज टेस्टिंग हम लोगों ने कल किया था,
वो अभी शाम को भी दोबारा से किया था, उसको आगे चलो। ईसीजी की फाइंडिंग्स अगर याद है बताओ प्लीज, व्हाट आर ईसीजी फाइंडिंग एंड डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स? ईसीजी की फाइंडिंग्स जो होती है ना वो फॉर एग्जांपल अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही ले लें तो इसमें साइनस टैकीकार्डिया होता है, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इसके अलावा इन्वर्टेड टी वेव्स होती हैं V1 to V3 में, और S1 Q3 T3 पैटर्न होता है। मतलब कि लीड 1 में आपको S वेव्स मिलेंगी, 3 में Q और T वेव्स मिलेंगी। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है। इसके अलावा अगर और किसी रीजन से कॉर पल्मोनेल है या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसको या फिर हम उसको जो है ना वो कोरिलेट करते हैं एकोकार्डियोग्राफी के साथ, टू सी एग्जैक्टली कि राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन कितनी है, हाइपरट्रॉफी कितनी है, और उसको इम्पेंडिंग हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट तो नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में एको में क्या फाइंडिंग हो सकती है? तो एको में फाइंडिंग्स वही कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो होती है उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना उसका प्रेशर्स और यही इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम की अगर बल्जिंग है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल या साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इसमें कोई आंसर को थोड़ा सा बेहतर करें। एको के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में क्या फाइंडिंग्स हो सकती है? सर पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, एक हो गई बात। और राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो जाती है। वेरी गुड। दरवाजे जो लगे हुए हैं हार्ट के उनमें कुछ होता है? रिगर्ज आ जाएगा पल्मोनरी वाल्व पे। पल्मोनरी में हो सकता है, ट्राइकस्पिड में हो सकता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकती है। और ये ध्यान में रखें कि ये इट कैन बी अदर वे अराउंड, कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, तो वो हिस्ट्री के साथ आप कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो ईसीजी, एको, बाकी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन देख ली हैं। ये एक देखें, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये वी आर टॉकिंग बियॉन्ड द बुक्स। ठीक है, एंड एक्चुअली दिस इज द डेफिशिएंसी विच बुक्स हैव, कि आपको आपस में कोरिलेशन नहीं हो पाता। आपको अगर चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे जब ये वाइवे में सवाल पूछा जाएगा तब भी आप आंसर कर लेंगे। अगर आपसे रिटर्न में एमसीक्यू के में पूछा जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि कौन सी चीज की रीजन क्या है। आप ऐसे रट्टा मार ले, आपको कभी समझ नहीं आएगा, भूल जाएंगे आप। रट्टे की मेमोरी जो है वो कम होगी। अगर वो चीज आपको समझ आ गई है तो फिर आपके लिए मसला आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो, शाबाश। ये इतने खतरनाक कौन से रिस्क लिखे मैं भाई? सर ये एरोसोल रिस्क इंडेक्स और कैंडिडेट रिस्क इंडेक्स, ये क्या होता है भाई? इससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। बता दो। Basically, these are aerosol is used to predict the post-op respiratory failure. इसमें हमारी टाइप ऑफ सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी है, इन सब के पॉइंट्स हैं 1-1। तो इसमें टाइप ऑफ सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी, COPD एल्ब्यूमिन लेस देन 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर या BUN मोर देन 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ये मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं दोनों। और डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल स्टेटस, एडवांस्ड एज 60 to 69 ईयर्स या मोर देन 70 ईयर्स, ये सब होते हैं। और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि प्रोसीजरल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये इसमें प्रोसीजरल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स भी एडिड होते हैं, जिसमें टाइप ऑफ सर्जरी। थोड़ा सा ऊंचा बोलो ज़ैनब, ज़ैनब प्लीज ऊंचा बोलो। बाकी सर ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स अभी बताए हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो एरोसोल रिस्क इंडेक्स होता है, और इसके अकॉर्डिंगली हम बेसिकली देखें, तो मैं इसमें आपका मसला हल कर देता हूँ। जो इसके नाम से घबरा गए हैं, याद रखें इस किस्म की जो चीजें होती हैं ना, उनकी असल आपको थीम पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क फैक्टर्स में फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कोई इस किस्म की कोई भी ये कहानी है ना, ये ट्यूटोरियल में लिखा हुआ है, तो इसके नाम से फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये जैसे एल्ब्यूमिन है, यूरिया है, ये आपके दिमाग में होगा कि ये पहले मैंने जब पहली दफा, जब आज से बहुत साल 10 साल पहले ये पहली वाली दफा देखा, तो मैंने कहा यार एल्ब्यूमिन का क्या ताल्लुक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एल्ब्यूमिन का क्या ताल्लुक है। तो इसी तरीके से आपकी तो ये आपको ना ये सिर्फ फैक्टर्स पता होने चाहिए। नाम आपसे कोई इस चीज पे आपको कोई फेल नहीं करेगा वाइवे में कि एरिजोला रिस्क फैक्टर नहीं बताया है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बेसिकली ये नाम तो दे दिए होते हैं, नाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। असल में ये कि आपने क्लिनिकली उन कॉजेस को या उन प्रॉब्लम्स को कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, आगे चलो, शाबाश। और इस तरह हम अगर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी हो तो हम इसको प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क फैक्टर, पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स और इस तरह से भी कर सकते हैं। आपकी आवाज फिर गायब हो गई है ज़ैनब।
रिस्क फैक्टर बेसिकली दिस, बट पर्पस इसका यही है ना कि हम रिस्क स्कोरिंग कर सके पेशेंट की पोस्ट ऑप में, उसकी कितनी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने होंगे, और दूसरा कि हमें कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड हो कि नहीं, तो उसमें हम इसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रोसीजरल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं या पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हो सकता है। देखें, ये हमने जितनी चीजें डिस्कस की है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेफरेंस से, हमारा पर्पस ये है कि इसमें से हम रिवर्स कितनी चीजों को कर सकते हैं, कौन से इसके ना वार्निंग साइंस हैं। जैसे अभी मैंने उस पिछले उसमें मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले ना मैं इनको सर्जरी रिलेटेड बता रहा था कि इसमें कौन सी जो है ना आपने चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया कैसे होगा, इंडक्शन एजेंट की बात की थी, मैं वहां से कंटिन्यू करता हूँ। इसके अंदर मेरे ख्याल कुछ चीजें रह गई हैं। किसी ने भी उस वक्त सवाल पूछा था कि इनहेलेशनल इंडक्शन इन रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो कौन सी दवाइयाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं रिस्पिरेटरी, कौन सी इनहेलेशनल इंडक्शन एजेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज में अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। सर ये हमारे प्लान में है। प्लान में हर इस जी अच्छा, इसके अंदर मैं अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि हम वो मेडिसिन अवॉइड करते हैं जो एयरवे की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, जैसे एट्राक्यूरियम होती है, मॉर्फिन, मेप्रिडीन या एनसेड्स हैं। उसके अलावा थायोपेंटोन इसमें हम अवॉइड करते हैं क्योंकि एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट कर देता है, नहीं और करता, थायोपेंटोन नहीं करता। हाँ नहीं करता। और दूसरा ये कि इंडक्शन एजेंट के अंदर प्रोपोफोल इज बेटर ऑप्शन एज कंपेयर टू केटामीन, क्योंकि केटामीन बेशक ब्रोंकोडायलेटर है लेकिन सिक्रीशंस इंक्रीज कर देते हैं। अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची, हम वी आर बाउंड टू यूज केटामीन, तो हमें साथ एंटीकोलिनेस्टेरेज यूज करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी केटामीन की एक और इंटरेक्शन भी थी जो भी पिछले सेशन में मैंने बताई थी कि ये पेशेंट बीटा 2 एगोनिस्ट पे होते हैं, तो उनकी वजह से केटामीन को वो उसके साथ जो उसके सिंपैथेटिक इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, बहुत और ज्यादा टैकीकार्डिया हो सकता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम जो प्लान कर रहे होते हैं सर्जरी का, सर स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस बताऊं या हम आगे ये हम लोग कर चुके थे, ये आपके आने से पहले ना हम लोगों ने की थी। ये क्विकली ये आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि जो आपको ना पता हो, क्योंकि असल में ये चीजें हम लोगों ने उस वक्त मैंने डिस्कस कर ली थी, तो पिछले सेशन में जो 7 बजे 9 बजे था। ठीक है, सही है। तो इसमें जो प्लानिंग है उसके अंदर हमारे पास वो ये भी आप बात पहले हो चुकी है कि रीजनल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं कि हमारी कम से कम इंटरवेंशन हो, और इसके अलावा हमारी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आर प्रेफर्ड ओवर ओपन सर्जरी। दूसरा पोस्ट ऑप एनर्जी अच्छा इंट्राऑपरेटिव। एक मिनट, लेप्रोस्कोपिक कैसे प्रेफर होगी वर्सेस ओपन? सर ये मुझे भी समझ नहीं आई थी बेसिकली, तो मैंने इसको वहां से पढ़ा था। एक मिनट समझाओ, एक मिनट, एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन? सर लेप्रोस्कोपिक में इंसिजन जो है ना वो स्मॉल होगा, तो जो स्प्लिंटिंग होती है पोस्ट ऑपरेटिवली वो नहीं होगी। हाँ जी, तो बेसिकली इंट्राऑपरेटिवली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ज्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है ओपन सर्जरी से बेटर होगी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इंट्राऑपरेटिवली जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको मिटिगेट अगर कर लें, आप उसको मैनेज कर लें, तो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स विल बी गुड। ठीक है सर, इसको अगर ये कहें कि केस टू केस डिपेंड करेगा, केस डिफरेंट करेगा। ठीक है ना, केस टू केस और डिफरेंट। ये तो सर एक जुमला, सॉरी, ये तो नहीं है कि हर रेस्पिरेटरी डिजीज में ना लेप्रोस्कोपिक तो अच्छी नहीं होगी। मसलन देखो, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस कंडीशन में आप कहेंगे कि भाई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए। Anyone please? अस्थमैटिक पेशेंट है और उसकी काफी एडवांस डिजीज है, तो हम उसको लेप्रोस्कोपिक कैसे करवाएंगे? नहीं, अस्थमा का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई ताल्लुक नहीं है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर CO2 जो है ना वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता इतना। ठीक है, क्योंकि CO2 जब बढ़ेगी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन वर्सन होगी।
सर अस्थमा में जो जब निमोप्रोटीनियम क्रिएट करेंगे तो जाहिर है उसमें डायफ्राम की होगी और उसमें तो कम नहीं कर सकेगा पेशेंट। What is difference between asthma and COPD? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सर। ठीक है, और उसमें जो है ना वो हमारा इन्फ्लेमेशन होती है एयरवेज की, जिसकी वजह से जो है ना गैस एक्सचेंज जो है ना वो कम होती है। देखो बेसिकली जो एस्थमा है ना ये एपिसोडिक है, ठीक है, उसमें एस्थमा इज रिवर्सिबल। तो एक्यूट एस्थमा के अंदर तो आप कोई सर्जरी नहीं करवाएंगे ना। सही। तो एक्यूट अब आ गई समझ बात कि एक्यूट एस्थमा में तो आप कोई सर्जरी करवाएंगे ही नहीं, इलेक्टिव सर्जरी तो आप नहीं करवाएंगे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आर यूजुअली इलेक्टिव सर्जरी, ठीक है। तो आप उसके अंदर अगर स्पैज़म हो रहा है उसको, उस वक्त तो आप तो उसकी तो सर्जरी ही नहीं करवाएंगे, नो मैटर ओपन या वर्सेस लैप्रोस्कोपिक। और अगर उस टाइम पे उसको ब्रोंकोस्पैज़म आपने रिलीज कर दिया है तो फिर इट इज बेटर, ठीक है। ठीक हो गया। जो सीओपीडी है ना उसके अंदर तो हमेशा एक रिवर्सिबल कंपोनेंट होता है, एक इरिवर्सिबल कंपोनेंट होता है, ठीक है। ठीक है ज़ैनब, आपको भी क्लियर हो गई ये बात? जी सर। सर तो ये स्प्लिंटिंग का क्या बता रहे थे? स्प्लिंटिंग का क्या होगा? स्प्लिंटिंग का क्या मतलब होता है? मरीज को अगर तकलीफ हो रही हो तो बंदा पूरी तरह सांस नहीं लेता ना, यूं, तो बेसिकली दैट इज स्प्लिंटिंग। तो अगर बहुत ज्यादा पेन होगी और सांस नहीं ले रहा होगा मरीज तो उसको एटेलेक्टेसिस होगा, उसके एल्वोलाई क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, वहां पर सिक्रीशंस जमेंगी, उसकी वजह से इंफेक्शन के प्रोन होगा, ठीक है, निमोनिया हो सकता है। तो ये बेसिकली इसलिए पेन रिलीफ इज सो इम्पोर्टेंट, ये आपने ये नहीं होने देना, ठीक है। ओके। इसके अलावा हमारे प्लान में आएगा कि हमने लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन करनी है इसकी, उसमें लो टाइडल वॉल्यूम रखना है और की 6 to 8 सेंटीमीटर वाटर। उसके बाद पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया में जो हमारा प्लान होगा वो यही होगा कि हम अगर अवॉइड करेंगे ओपियोइड्स को एज मच एज वी कैन ताकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो। और दूसरा ओपियोइड बेस्ड जो है ना वो अगर पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, मतलब ओपियोइड्स जो होते हैं वो पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया करते हैं और मोबिलाइजेशन इजी करते हैं, और रीजनल जो होता है वो उससे ओपियोइड प्रिवेंट होगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रिवेंट होगा। तो इन दोनों की रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके हम पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया डिसाइड करते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड 1 ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, ये इनको एक्सप्लेन कर दो। इंस्पिरेटरी गैसेस शुड बी ह्यूमिडिफाइड। जी, वो एयरवे इरिटेशन या रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा अगर ड्राई गैसेस होंगी तो उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। इस वक्त ही ना यहीं पर ही वो जो मैं आपको इनहेलेशनल इंडक्शन के तौर पे बता रहा था ना, तो कौन कौन से एजेंट्स अच्छे होंगे अजहर और कौन कौन से एजेंट्स बुरे होंगे, या रिलेटिवली कौन से ज्यादा अच्छे होंगे कौन से कम अच्छे होंगे? सर इनहेलेशन इंडक्शन की बात करें तो जी जी, तो डेफिनेटली सिवोफ्लोरेन इनहेलेशन के लिए ठीक होगा, और डेस्फ्लोरेन इवन हेलोथेन तो अभी खैर नहीं है, वो भी अच्छा है। डेस्फ्लोरेन तो रेस्पिरेटरी इरिटेंट है सर। ओके, ओवरऑल जो है इनहेलेशनल एजेंट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है? ब्रोंकोडायलेटेशन। इसके लिए लफ्ज लिखा होता है डोज रिलेटेड ब्रोंकोडायलेटेशन, ठीक है, डोज डिपेंडेंट। सही कह रहे हैं। जितना डोज बढ़ाते जाते हैं उतनी ब्रोंकोडायलेटेशन होती है। तो एक बात ये इंडक्शन के लिए मतलब इसमें क्वेश्चन ये होगा ना कि क्या डेस्फ्लोरेन एस्थमेटिक पेशेंट में दे ही नहीं सकते? सर वो रेस्पिरेटरी इरिटेंट है तो दे सकते हैं, इंडक्शन नहीं बस कराते हैं। जी जनाब, ये अपना क्लियर कर लें इसमें कि आप ये इनहेलेशनल इंडक्शन की, जब आपने ये अपर एयरवे ज्यादा इरिटेंट होता है ना, और लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में वैसे नहीं होना चाहिए। जो भी जितनी भी रिएक्टिव एयर डिजीज के पेशेंट हैं उसके अंदर लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया इज नॉट गुड, ठीक है। तो आपने लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया को अवॉइड करना है, और आपने जो इसकी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, यानी कि डेस्फ्लोरेन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आइसोफ्लोरेन इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर मेंटेनेंस। इंडक्शन के लिए इट्स नॉट गुड एजेंट, ठीक है, इनसे वो हो सकती है। क्योंकि आपने अभी खुद ही ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि ये तमाम जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं ये डोज डिपेंडेंट ब्रोंकोडायलेटेशन करते हैं, तो दे ऑल आर गुड,
दे हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये बात है, ठीक है। आगे चलें, शाबाश। स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग इसमें करते हैं, जिसमें हमने पल्स ऑक्सीमीटर स्पेशली और कैप्नोग्राफी वो स्टैंडर्ड 2 में आ जाएगा दोनों। और दूसरा आर्टीरियल लाइन फॉर एबीजीज करनी है फॉर हाई रिस्क सर्जरीज, जिसके अंदर हमने एबीजीज का। अच्छा, मॉनिटरिंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट्स होंगे, और उसके अंदर मॉनिटरिंग के अंदर क्या चीज है कि इंपॉर्टेंट होगी बहुत, जो आपने ख्याल रखना है? CO2 एंटाइडल CO2 हो गई, ओके, वो तो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग में ही है ना। इसके अलावा एनीवन? सर वेंटिलेशन की मॉनिटरिंग, एयरवे प्रेशर्स मॉनिटर करना। वेरी गुड, 6 सर, ठीक है, ये एयरवे प्रेशर्स आपने स्पेशली मॉनिटर करने। इन एडिशन टू दैट वो तो बाकी तो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट होगी ना, लेकिन एयरवे प्रेशर देखो ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, सॉरी वेंटिलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो एयरवे प्रेशर्स आपने मॉनिटर करने, ठीक है। एंटाइडल CO2 है इनडायरेक्टली, आप कह सकते हैं कि आपने उसके ग्राफ को देखना है, क्योंकि ग्राफ भी आपको बताएगा कि पेशेंट का एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ रही है या नहीं, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो, शाबाश। उसके बाद प्लान हमारा HDU या ICU से रिलेटेड के पेशेंट को बाद में ICU या HDU में बाईपैप, सीपैप या इन्वेसिव वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, और अगर तो लेवल ऑफ मॉनिटरिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, और दूसरा नर्सिंग केयर नॉट अवेलेबल इन वार्ड, तो फिर भी हम उसको जो है HDU ICU में करते हैं। इसमें हमारे जो शिफ्ट करने के प्रेडिक्टेबल और नॉन प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स में कोई बॉर्डर लाइन और एस्टैब्लिश्ड फेलियर ऑफ गैस एक्सचेंज प्री ऑपरेटिव था, लेकिन वी हैड टू गो इनटू सर्जरी फॉर एनी गुड रीजन, तो फिर हमारा HDU होना चाहिए। OSA है पेशेंट को, दैट विल बी प्रेडिक्टेबल। और दूसरा मेजर एब्डोमिनल या थोरेसिक सर्जरी है, मेजर सर्जरी विच इज नॉट एमिनेबल टू रीजनल, जिसमें ओपियोइड्स रिक्वायर्ड हो गए, तो दैट विल आल्सो बी अ प्रेडिक्टेबल फैक्टर फॉर HDU। अच्छा, दूसरा नॉन what प्रेडिक्टेबल will be the intraoperative happenings which can lead to unanticipated ICU admission? ये जी सर। वाइवा वाला बताए कोई? सर ब्रोंकोस्पाज्म हो गया इंट्राऑपरेटिवली, ठीक है, और डिफिकल्ट एयरवे इंट्यूबेशन थी, हमने ट्रॉमा शामा कर दिया, ओके, एडिमा बन गया, और बैरोट्रॉमा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे वाइवे में इम्तहानों में सबसे ज्यादा सवाल जिस पे आते हैं वो आप नहीं बता रहे अजहर। एस्पिरेशन सर, एस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद एक और जो कि जिस पे हमारा टोक्स का हमेशा सदियों से ये आ रहा है, अभी भी आता है, अभी भी आएगा सर एपनिया जो होता है, सक्स एपनिया वगैरह। नहीं, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है आंसर, लेकिन ये भी है बिल्कुल ऑप्शन, ये भी है कि पोस्ट ऑपरेटिव ये सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही है ना, कि आप वेंटिलेटर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली लेरिंगोस्पैज्म और नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा। देखिए ऐसा होता है कि इंसान जब भूल जाए तो ऐसे अल्लाह आंखों पे पर्दा डाल देता है, ये आपको पता है, लेकिन अब आपके इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, सही। बाकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपसे ये सवाल जो है ना इस तरीके से हो सकता है आपसे कोई ना पूछे, लेकिन अगर आपका दिमाग ये ट्यून हो गया है तो कहीं पर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप फौरन उसके जवाब में आपके दिमाग में आपके होगा कि इस पेशेंट को पोस्ट ऑफ ICU की जरूरत होगी, ठीक है। सर आप एटिपिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या, या पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, या एस्पिरेशन हो जाएगी, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना। और बाकी जो कॉमन चीजें हैं वही है कि पेशेंट एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा फॉर एनी गुड रीजन, चाहे वो हाइपोक्सिया रिलेटेड हो, चाहे वो हाइपरकार्बिया हो, चाहे वो कॉन्शियस रिलेटेड हो, तो बेसिकली ये आपके दिमाग को ट्यून करेंगे कि किस तरीके से इस तरह के आपको हो तो आप ये चीज एंटिसिपेट करेंगे, ठीक है ज़ैनब। ये जो आपने ये मेरे दिमाग में ये नॉन प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स के वर्ड से आया है ये सवाल मेरे दिमाग में,
जी सर ये यही है। अनएक्सपेक्टेड पेरी ऑपरेटिव कंडीशंस भी इसमें एडिट है, यानी कि अगर फ्लूइड ओवरलोड पेशेंट को हो गया, हेमरेज, वही जो एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया फुलफिल करा है या सैचुरेशन उसकी फॉल करी होगी। खैर हेमरेज और दूसरा इनएडिकेट या इनइफेक्टिव रीजनल था, प्रोलॉन्ग सर्जरी हो गई अनएक्सपेक्टेडली या एसिडोसिस या हाइपोथर्मिया लीडिंग टू पुअर वेंटिलेशन और सैचुरेशन फॉल और ये सारी चीजें, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी। जी अच्छा, किसी का कोई और सवाल है ना? आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। सर अब आ रही है? जी जी सर, बस ये नॉन प्रेडिक्टेबल फैक्टर्स हैं और प्रेडिक्टेबल। अब वी आर डन विद ऑलमोस्ट इट। और अब ओएसए का थोड़ा सा बता देते हैं। उसमें है कि ओएसए ये होता है कि बेसिकली अच्छा, स्लीप एक एपनिया। मिनट, सॉरी, ऐसा करो, ओएसए को सेपरेट छोड़ दो, ओएसए अलग से करेंगे, ये उसके साथ लंबा हो जाएगा। जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड और चीजें ना वो देख लेते हैं आगे। चलो और इसमें करो, आप ओएसए को 1 मिनट के लिए स्किप कर दो। सर और इसमें strategies to reduce post-operative complications। अच्छा देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी का कोई एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट की रेफरेंस से और कोई क्वेश्चन है? सर फिर कुछ ये स्पेसिफिक हो जाते हैं, जिस तरह फ्लो वॉल्यूम लूप्स हैं या उनकी इंटरप्रिटेशन और उनका जो है ना फिर मैनेजमेंट। तो कल हम लोगों ने ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ी थी, ठीक है? तो ऑक्सीजन थेरेपी को भी आप इसके साथ शामिल कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी में बेसिकली देखिए, मैं समराइज करूँ ना कि हम लोगों ने कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखे, हम लोगों ने कुछ देखा कि कौन से एग्जामिनेशन में साइंस हो सकते हैं, फिर हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन देखी और उसके बाद हमने कहा कि भाई इन पेशेंट में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब इस पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया देने में, एनेस्थीसिया के कंडक्ट में, मॉनिटरिंग में, फ्लूइड में, एनाल्जेसिया में, उसके पोस्ट ऑफ कोर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये था हमारा सारा मुद्दा, मासूमाना मुद्दा था कि जिसके लिए ये सारी 2-4 घंटे हम लोगों ने लगाए हैं, ठीक है? सर प्लीज, मैंने अभी आपका देखा है नाम, सर प्लीज ऐड ऑन इफ एनीथिंग यू वांट टू से। डॉक्टर ताहिर जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो नो इट इज़ गोइंग वेरी वेल। मैं ज़ाहिर है अभी वो सारा बैकग्राउंड मेरे दिमाग में नहीं, तो मैं आई कैन नॉट कमेंट। जी सर, बहुत सर, एक तो आप सब लोगों, हम सब लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया कि आपने ये हमें अनलिमिटेड वाला लेकर दिया है। तो अब ये 40 मिनट्स वाला चक्कर खत्म हो गया, तो थैंक्स डॉक्टर ताहिर अकबर फॉर हिज। नहीं, मोस्ट वेलकम। सब बच्चे जो है ना, अच्छा, मैं बड़ी देर से था जी इसमें, वो एक डिस्टरबेंस होती थी, तो इट्स फॉर यू पीपल, तो आप एंजॉय करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि यार ये जो बंदा ज़ीशान एक एफर्ट कर रहा है ना, प्लीज़ उसको मैक्सिमम आप बेनिफिट लें उससे, उसको एंजॉय करें। बी थैंकफुल कि समवन इज़ जस्ट थिंकिंग ऑल द टाइम और वर्किंग फॉर यू पीपल। तो थैंक यू सर, वो असल ज़ीशान। में ना एफसीपीएस का जो दर्द है ना, वो अभी तक गया नहीं है। हाँ, कितने 7 साल हो गए एफसीपीएस पास किए हुए, तो अभी भी मैं हंसता हूँ। कल मैं हॉल्टर की बात कर रहा था, तो आपको पता है कि मैं जस्ट वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, इंटेंसिटी बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे 1.5 साल मैंने बीटा ब्लॉकर खाए हैं, क्योंकि सीवियर एंजाइटी की वजह से मुझे पता नहीं कौन कौन से एरिथमिया शुरू हो गए थे। और आज से 9-10 साल पहले जब मैं और यंग था, तो अपेरेंटली इट वाज नथिंग। मुझे हॉल्टर लगा था 48 आवर्स के लिए, मुझे हॉल्टर लगा था, कार्डियक सेंटर में था, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हॉल्टर आपको लगा देते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये जब एफसीपीएस होता है ना, तो पूरी फैमिली सफर करती है। तो आप सब लोगों से देखें, जो जूनियर्स है ना, ये ज़ैनब माशाल्लाह से, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज सेकंड ईयर रेजिडेंट, और ये मतलब इसने बहुत अच्छी प्रिपेयर की है। जाहिर बात है कि इसकी वो भी डोमेन नहीं है, क्योंकि इसका अभी इतना एक्सपोजर नहीं है। तो ये बाकी आप सब लोग प्लीज सबक हासिल करें, वाइवे के तक पहुंचने से पहले वाइवे की प्रिपरेशन करें। जब आपकी वाइवे की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो रिटर्न आपका खुद ब खुद पास हो जाएगा। जब आपका चीजों का काउंटर क्वेश्चन करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपके लिए वो चीजों को इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि आज हम इस चीज पे यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग फील फ्री टू आस्क। अगर मुमकिन, अगर आपके लिए मुमकिन हो, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड और सीवीएस से रिलेटेड जो हम लोगों ने डिस्कशन की है ना, प्री ऑपरेटिव एवेल्युएशन और ऑप्टिमाइजेशन और मैनेजमेंट के रेफरेंस से, अगर कोई क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और वाइवे वालों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो है ना, ये आपकी बेस है।
आपका जितना भी वाइवा होगा, टेबल वाइवा, लॉन्ग केस के अंदर भी, इवन जो लोग एमसीपीएस वाले हैं उनके लिए टेबल वाइवा में अगर आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी, आपको इन्वेस्टिगेशंस, आपको इवैल्यूएशन, आपको सेफ्टी अगर आपके पास है तो आपके लिए बाकी चीजें करना बहुत आसान हो जाएगी। ये मेरा मैसेज है, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन और स्टे इन टच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much.